नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहां मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। एक पत्रकार के तौर पर जब समाज में लोग आपको जानते हैं और आप लीगल हेल्पलाइन सरीखे एक उम्दा शो होस्ट कर रहे हो, तो लोग आपसे उम्मीद करते हैं कि कानूनन इंसाफ पाने में आप उनके लिए बेहद मददगार साबित हो सकते हैं। और बेहद आम शिकायत जो कानून में पड़ती है वो ये कि पुलिस स्टेशन में उनकी बात नहीं सुनी गई, उनकी समस्या को सही तरीके से सुलझाया नहीं गया, या फिर ये कि पुलिस ने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। और रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग देखते भी हैं कि अपने साथ हुई नाइंसाफी की रिपोर्ट दर्ज कराने में हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसका सबसे बड़ा कारण जो सामने आता है वो है कानून के बारे में सही और सटीक जानकारी ना होना। आज हम बात करेंगे एफआईआर से जुड़े क्या कुछ कानूनी प्रावधान हैं, एफआईआर से जुड़े क्या कुछ कायदे कानून हैं इसके बारे में, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जब एक आम इंसान एक फरियादी एफआईआर लिखवाने जाता है तो उसको क्या कुछ सहूलियत यहाँ पर दी गई है, पुलिस को एफआईआर पर किस तरह से एक्शन लेना चाहिए। तो अगर आपके एफआईआर से जुड़े कोई भी सवाल है, एफआईआर से जुड़े क्या कानूनी प्रावधान है, अगर आपको एफआईआर से जुड़े कोई भी परेशानी है, कोई भी समस्या है, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर हमें कॉल कर सकते हैं कि एफआईआर से जुड़े क्या कानूनी प्रावधान है। ये जानने के लिए आप हमें कॉल करें और आपकी समस्याओं के समाधान के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। और एफआईआर से जुड़े कानूनी प्रावधानों को और तफसील से बताने के लिए, आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट चेतन शांडिल्य जी। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले एफआईआर के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा। सबसे पहली चीज, अगर कानून में कोई निकलकर सामने आती है, एफआईआर निकलकर सामने आती है, तो एफआईआर के बारे में आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, एफआईआर जो कि प्रथम सूचना रिपोर्ट 154 सीआरपीसी में डिफाइंड है, कोई भी घटना घटित होती है जो कि इलीगैलिटी है, जिसपे ऑफेंस है, उसको रिपोर्ट करा जाता है थाने में और पुलिस उसका संज्ञान लेते हुए, उसको रजिस्टर करते हुए, उस पर तफ्तीश करते हुए जो भी मुल्जिमान हैं जिन्होंने वो गलत काम किया है या ऑफेंस है, उसके रिलेटेड इश्यूज में अरेस्ट किया जाता है और तब कोर्ट में कोर्ट उसका संज्ञान पुलिस द्वारा लेती है और गवाही होने के बाद सजा कानून के तहत की जाती है। सर, एक बार अगर एफआईआर यहाँ पर लिख दी जाती है, एफआईआर अगर एक बार हो जाती है, तो फिर पुलिस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? देखिए, पुलिस का काम तफ्तीश करना है। तफ्तीश मतलब इन्वेस्टिगेशन। पुलिस पूरी इन्वेस्टिगेशन करती है, सबूत इकट्ठा करती है और उन सबूतों को जब तफ्तीश के बाद कानून कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है, कोर्ट उसका फिर उस पर ट्रायल करती है। ट्रायल के बाद ट्रायल चलता है, गवाही होती है और सबूतों के बिना पे सजा दी जाती है। ठीक है, हम अपने दर्शकों से एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि एफआईआर से जुड़ी कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या और आप चाहते हैं अगर उसका समाधान, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ एडवोकेट चेतन शांडिल्य जी लगातार मौजूद हैं। सर, एक चीज और जानना चाहता हूँ, कई बार जो लोगों से बात होती है, फरियादी लोगों से बात होती है, कई बार उनकी पीड़ा, उनका दर्द निकल के सामने आता है। उनका कहना होता है कि वो जाते हैं पुलिस स्टेशन अपनी दरखास्त लेकर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। कई बार आवेदन लिखवा दिया जाता है, कई बार एफआईआर नोट नहीं करी जाती है, कई तरह के बहाने यहाँ पर बना दिए जाते हैं। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, ये बहुत ही एक सच्चाई है जिसके बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है, कि बहुत से मामले और ज़्यादातर मामले जिसको परसेंटेज पे बताया नहीं जा सकता, पुलिस उसमें एफआईआर दर्ज नहीं करती है और कतराती है। एक आदमी को एक एफआईआर दर्ज करने में उसकी जिंदगी पूरी हो जाती है, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हो सर, पाती। माफ कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर रोक रहा हूँ, इसी बारे में हम लगातार चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे साथ एक दर्शक नीलम जुड़ चुकी है बिजनौर से। नीलम, स्वागत है आपका। क्या समस्या है आपको? अपनी बात रखिए आप। मैं एक विडो हूँ, मेरे पास 2 बच्चे हैं छोटे छोटे। जी नीलम। मैं एक विडो हूँ, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। पति एक्सपायर हो गए थे शादी के 2.5 साल के बाद। अच्छा। मेरे ससुर के 55 बीघे जमीन है
दो पत्नी है, पहली पत्नी उसकी मेरे साथ रहती है, दूसरी पत्नी है जो आई हुई है, मतलब वो हमें खेती में से बिजनेस में से कुछ देता नहीं है। छोटे छोटे दो बच्चे मेरे पास हैं, एक सास है। मैं चाहती हूँ कि हमारे पोर्शन में घर में दीवार जमीन हो जानी चाहिए, एक तरफा हमारा राइट हमें मिल जाना चाहिए। और मुकदमा हम जीतते हुए हैं, अच्छा, तभी रोका जाए हर बार। मुकदमा आप पुलिस जीत वाले आते हैं, लिख के चले जाते हैं, दीवार जमीन करा नहीं रहे एक तरफा। अच्छा, मुकदमा ये जीती हुई हैं, ये एक विडो है नीलम और जी, इनके आपका अपना झगड़ा अपने ससुर साहब के साथ है या अपने पति के साथ है? नहीं, विडो हैं ये। अच्छा, जो उसी के साथ में है, उसके दो पत्नी है, पहली पत्नी मेरी सास है, उनके एक ही लड़का था, उसकी ससुर- पत्नी मैं हूँ। आपने कौन सा मुकदमा जीता हुआ है? जमीन का हमने जीता हुआ है, जज ने हमारा आधा कर दिया था कि आधा तुम्हारा है, आधा दूसरी जी पार्टी हाँ। का है। तो वो अब अभी अब आप क्या चाहती उस हैं? आदेश का पालन क्यों नहीं करवा पा रही हैं आप? बीच में दीवार हो जानी चाहिए हमारे हिस्से में। नीलम जी, हमारी जमीन मेरे मैं आपकी समस्या को समझ गया हूं। आप मेरा एक जवाब दीजिएगा कि आपको जब कोर्ट ने आदेश आपके लिए मिल गया है कि आधा आधा होना चाहिए, उसके बाद वो आदेश पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कौन कार्रवाई नहीं कर रहा है? यहाँ से जो है ना, हमारे जो ये रोकने में लगे हुए थे, मतलब हमारा वकील पैसे खा रहा था, जो हमारा वकील है। हमारा तो केस हारने का है ही नहीं, क्योंकि इसकी पहली पत्नी मेरे साथ है, मैं विडो हूँ, मेरे नीलम जी, छोटे बच्चे हैं। नीलम जी, मैं उन मुद्दों पे नहीं जाता। आपने कहा हमने मुकदमा जीता हुआ है, आपके पास आदेश है, आप आदेश को अपने संबंधित थाने में जाकर दिखा सकती हैं और उस आदेश के खिलाफ कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर आपको कोर्ट से अगर आदेश मिले हुए हैं तो उसके बाद कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। आप संबंधित थाने में जाके अपनी बात रखिए और वहां पर आपका पूरा आपको न्याय मिलेगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरठ से हमारे साथ अंगद अगले दर्शक जुड़े हुए हैं। अंगद, अपनी बात रखिए, स्वागत है आपका। क्या समस्या है आपको? सर, मैं ये जानना चाहता था, हमारी ना मोबाइल की दुकान है जी। तो वहाँ हमने एक लड़के जो है ऑनलाइन फॉर्म भरा, तो जिसकी फीस 2100 रुपए थी और वो फीस 2100 रुपए जो है हमारे अकाउंट से कट गई। अच्छा, तो उस लड़की ने हमसे चीटिंग ये किया, उसने कहा कि मेरा भाई आ रहा है, अभी दे देगा। तो सर उस रोज को जो है आज 21 दिन हो गए, अभी तक उस लड़की ने पैसे नहीं दिए। अच्छा, तो सर उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, उस विषय में जानना चाह रहा था। आप संबंधित थाने में अपनी एक शिकायत दे सकते हैं कि आपके साथ जो घटना हुई है, जो चीटिंग हुई है, उस संबंध में संबंधित थाने में जाकर आप अपनी एक कंप्लेंट देकर आ सकते हैं और उस पर कार्रवाई होगी। तो आप संबंधित थाने में अगर जाकर अपनी बात रखेंगे तो आपको यहाँ पर जरूर मदद मिलेगी। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज एफआईआर से जुड़े कानूनी प्रावधानों पर चर्चा हो रही है। एफआईआर से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो, कोई भी परेशानी हो, आप बेझिझक हमें कॉल कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। सर, एफआईआर के बारे में बात की जा रही थी कि ज्यादातर पुलिस वाले वो एफआईआर क्यों नहीं लिखते हैं? देखिए, इसका उत्तर देना ये बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए। हर घटना का एक अलग पहलू होता है और कारण अलग अलग होते हैं। जनरली जो कि देखा गया है, कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहां पे एकदम नहीं लिखी जाती, वहां पे पीड़ित को भगा दिया जाता है और उसके बाद वो घटना को दबाने की कोशिश की जाती है। तो बहुत से पहलू जुड़े होते हैं इन घटनाओं पे। इसको विस्तृत और उल्लेख करना बड़ा मुश्किल है। तो लेकिन इसकी कानूनी काट ये है कि जो कोई भी शिकायत करता है उसको संबंधित थाने में पहले सूचना देनी चाहिए। वो सूचना ना लिखे जाने पे उसके बाद एसपी, जिला एसपी जो आपके हैं, उनको घटना का ब्यौरा उस कंप्लेंट को साथ लगाते हुए देना है। अगर तब भी कार्रवाई नहीं होती तो उच्च अधिकारियों को पत्र द्वारा, जो कि रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा जा सकते हैं या मिला जा सकता है, जिसकी रसीद लगाने के बाद आप अपने मैजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास जाकर अपने अधिवक्ता द्वारा एक एप्लीकेशन 156(3) सीआरपीसी में फाइल कर सकते हैं, जिस पे संबंधित मैजिस्ट्रेट आदेश करते हुए पूछा जाएगा कि क्या इस संबंध में कोई घटना उनके पास रजिस्टर है, दर्ज है या नहीं है। नहीं होने पे
फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कोर्ट आदेश करेगी और तब ये इनकी लिखना ही एफआईआर पड़ेगा। जरूर यहाँ पर लिखी जाएगी। मोहम्मद असलम साहब हमारे साथ अहमदाबाद से अगले दर्शक जुड़े हुए हैं। असलम साहब स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए, क्या समस्या है आपको? हाँ साहब, मेरी समस्या ये है भाई कि मैं अहमदाबाद से मैंने 2008 में अपने घर पे मेरी लड़की रहती है फिरोजाबाद सिटी के अंदर। हाँ तो मैंने अपने लड़की के लिए मैंने 6,000 को भेजे थे मैंने पोस्ट डाक खाने के पोस्ट पे। अच्छा। तो वो पोस्ट में 6,000 भेजे थे। तो वो पहले क्या डाक खाने के अंदर बीमा होता था, इंश्योरेंस बीमा होता था। जी। तो वो बीमा कर मैंने वो पैसे रख के मैंने उसमें भेज दिए मैंने। वो हाँ। पैसे पहुंचे खाते 100 की नोट एक निकली नोट जी। वो 100 की नोट उसमें बीमा के अंदर 100 की नोट निकली थी। अच्छा। तो मेरे घर वालों ने देखा तो बोला कि इसमें तो 6,000 पे है नहीं है। तो सारे नोट 500 के नोट लिखे थे मैंने, वो है नहीं है। तो उन्होंने मैंने बोला तुम रिटर्न कर दो मेरे यहाँ। तो वो रिटर्न करवा दिए पैसे। तो उसका वजन था कुछ 17 ग्राम या 17 ग्राम जैसा वजन था। उसका वजन यहाँ पे आकर तुलवाया तो 6 ग्राम जैसा रह गया था उसका वजन। अच्छा, यानी 100 की नोट भेजी थी और वो 500 की नोट कर दी गई है वहां पर डाकघर से। है जी, 100 की नोट आपने भेजी थी, 500 की नोट पुरानी नोट कर दी गई है डाकघर से। 500 की नोट भेजी थी मैंने। अच्छा। नहीं 500 की नोट मैंने भेजी थी, 12 नोट। अच्छा। 12 नोट 500 से भेजी थी पोस्ट ऑफिस, रखियाल पोस्ट ऑफिस से भेजी थी मैंने। पहले बीमा होता था बीमा। तो उसमें उसका वजन होके भेजते थे। पहले वजन होता था उसका 17 ग्राम वजन था उसका। आप तो आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपको सुन रहा हूँ मैं। आप परेशानी ये बताएं, आपने 500 रुपए के नोट भेजे थे जो कि 12 नोट थे, उसकी कीमत 6,000 रुपए हुआ। वो आपके यहाँ पे हुआ 100 की नोट आपके यहाँ दी गई। परेशानी बताएं, आपकी परेशानी क्या हुई? नहीं थी। और उसमें उसके अंदर डाकखाना, वो फिरोजाबाद डाकखाना है ना जी। नहीं गई साहब। उसको वो हमने रिटर्न मंगा लिया। जब हमने 6,000 भेजे थे वहाँ पे, तो 6,000 भेजे थे हमने। तो 100 की नोट लेके क्या करेंगे? हमने बोला तुम रिटर्न अहमदाबाद भेज दो। आप सीधे बात कहिए। आप जो घुमा फिरा के कह रहे हैं वो समझ में नहीं आ पा रही है। आप क्लियर बात कहिए कि हुआ क्या, मतलब जो 500 की नोट थी वो 100 की नोट में बदल दी गई। चलिए, बाकी हम ये आवाज कहेंगे नहीं कि आ पा आप लिखित में, आप जो नीचे एड्रेस दिया गया है, आप इस नंबर पर अपनी जो भी परेशानी है वो चिट्ठी में लिख सकते हैं और हम उसका पूरा समाधान यहाँ पर निकालने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया आपका हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। बरेली से हमारे साथ यास्मीन खान एक और दर्शक जुड़ चुके हैं। यास्मीन जी स्वागत है आपका, क्या समस्या है, अपनी बात रखिए। नमस्ते सर, मैं यास्मीन बोल रही हूँ सर। मेरे समस्या ये है कि मैंने एक जमीन दिलाई थी अपने मामू को और उसका नंबर है 17 और 16 में से दी उन्होंने। वही मकान मेरा भी है। जिसको मकान जो जमीन मैंने अपने मामू को दिलाई थी, वो जमीन मेरी जिम्मेदारी पे मेरे मामू ने ली है। और जो जमीन जिसने बेची है वो नंबर ना दे के 16-17 नंबर है उसका, मेरे मकान का वही बराबर में वो जमीन को लेकर यहाँ जो ऐसा इनका प्रतीत होता है कि इन्होंने जो 16 नंबर जमीन है इनको या तो गलत बेच दी गई है या उसमें कागज में कोई अगर है उसमें कानूनन आप एक तो प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर संबंधित थाने में दे सकते हैं 406, 420, 419 में, और या तो सिविल सूट दायर कर सकते हैं। दोनों स्थिति हो सकती है इन दोनों चीजों में। चलिए, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। सर, मैं एक चीज और जानना चाह रहा था, एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें कि एफआईआर से जुड़े आज कानूनी प्रावधानों पर चर्चा हो रही है। तो एफआईआर से जुड़े आपके जो भी सवाल, जो भी परेशानी है, एक बार फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। सर, एक चीज ये जो जानना चाह रहा था कि जब कोई फरियादी एफआईआर लेके जाता है और अपनी एफआईआर बोलता है कि आप मेरी एफआईआर यहाँ पर लिखिए, तो पुलिस का उस वक्त क्या दायित्व बनता है कि वो सीधे एफआईआर लिखते हैं या फिर वो देखते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है? जी, ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है। पहले उनको प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर दर्ज करनी है, उसके बाद ही इन्वेस्टिगेशन या तफ्तीश शुरू की जा सकती है। ऐसी कोई भी चीज नहीं प्रोविजन में दी गई जिसमें आप कंप्लेंट ना दर्ज करें, प्रथम सूचना ना दर्ज करें और उस पर तफ्तीश शुरू कर दें।
लेकिन जनरली ऐसा होता है कि देखा जाता है कि पहले तफ्तीश की जाती है, जो कि प्रोसीजरल फ्लॉ है। ऐसा सीआरपीसी में कहीं भी डिफाइंड नहीं है। अच्छा, रविंद्र यादव हमारे साथ देवरिया से एक और दर्शक जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, स्वागत है आपका। क्या समस्या है आपकी, बात रखिए अपनी। समस्या हमारा यही है सर कि मेरे घर के सामने हाँ। बहुत बड़ा पोखरी है सर। हाँ। वह पोखरी कम से कम 200 वर्ष पुरानी है श्रीमान जी। हाँ। तो पोखरी के आगे जो है कि जब कागज हमने निकलवाया तो उसमें नवीन पड़ती जमीन थी सर। हाँ। उसके बाद एक पंडित उस पर काबिज हो गए और काबिज होने के बाद मकान वगैरह बनवाए, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया। उसके बाद घर के सामने वाले पोखरी को कब्जा करना शुरू कर दिए। हाँ। जब हम लोगों ने विरोध किया तो वह जो है कि बोले कि हमारे कागज में हमें अपना कागज दिखला दीजिए। हमने देवरिया डिस्ट्रिक्ट से कागज निकलवाया तो वह कागज जो है कि मतलब गांव समाज की पोखरी निकल गई, लेकिन हम लोगों ने थाने पर रपट दिया। तो थाने पे इन्होंने क्या किया कि पैसे देकर के उस मामले को दबवा दिया। उसके बाद थाने वाले बोले भैया इसका मामला जो है हम लोग नहीं जानते हैं। फिर हम लोगों ने तहसील पर दिया, तहसील वाले लेखपाल आया, उस पर गलत रिपोर्ट लगा करके जो है कि वह दे दिया। तो वह रसीद जो है कि हम लोग लेकर के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को फैक्स किया, सचिवालय में फैक्स किया और एसपी को फैक्स किया, जिलाधिकारी को हम लोग सुनवाई नहीं हो रही है वकील के माध्यम द्वारा। लेकिन जो है कि सर आज तक कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो वह पंडित जी बार बार यही कहते हैं हम लोगों के पास पैसा है, जिसको चाहे एसपी मान्यवर, आप हमारी बात सुनवाई नहीं हुई। आप हमारी बात सुने। आपने तहसीलदार साहब को आपने इस संबंध में सूचना दी? जी सर, उसका मैंने रिपोर्ट एक बार आप फिर से सूचना दें संबंधित तहसीलदार, डीएम साहब और आपके कमिश्नर, जिलाधिकारी और कमिश्नर साहब को लिखित में अपने अधिवक्ता द्वारा रजिस्टर्ड पत्र द्वारा अपनी कंप्लेंट भेजें और उस कंप्लेंट में संज्ञान नहीं होता है तो उसके माध्यम से आप एक मुकदमा दर्ज कराएं, सिविल सूट, और एफआईआर नहीं होती है तो उसी को यूज करते हुए 156(3) में एफआईआर दर्ज कराने के लिए जिला न्यायालय में कचहरी में एक 156(3) दर्ज कराएं एप्लीकेशन। आपका मुख्य काम हो जाएगा। एक और दर्शक हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर जुड़े हुए हैं, अनिल पांडे जी, मध्य प्रदेश के सतना से जुड़े हुए हैं। अनिल पांडे जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए, क्या कहना चाहते हैं आप? अनिल पांडे जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ सर, नमस्ते सर। रखिए अपनी बात। नमस्कार सर, एक विनती है मेरी। हाँ सर, बोलिए। मेरा सर एक तो प्लाट था अमरपाटन में, तो उसमें क्या किया कि 2 व्यक्ति मेरे बड़े पिताजी और छोटे चाचा जी को मिल गया है। हाँ। और मेरी जमीन कॉलेज में चली गई है सरकारी उसमें। हाँ। और उसके बदले उनको सरकारी जमीन दूसरी मिल गई है। हाँ। और मुझे मेरे पिताजी से दस्तखत करवा लिए 3-5 करके। हाँ। और मुझे जमीन नहीं मिली, 2 भाइयों को मिल गई है सर, तो क्या करें इसमें? अच्छा, संबंधित तहसीलदार एवं जिलाधिकारी महोदय को पत्र लिखें। जो आपकी भूमि अधिकृत हुई है और उसके जगह आपको दूसरी जगह आवंटन होना है वो नहीं हो पाया है, इस संबंध में वो आपको तुरंत उस पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करेंगे। जी, चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एफआईआर से जुड़े कानूनी प्रावधानों पर हम चर्चा कर रहे हैं। सर, एक चीज जो आम तौर पर हमारे दर्शकों को नहीं पता होगी, हालांकि इसको लेकर जागरूकता काफी फैलाई जा रही है ताकि लोग समझ सकें कि एफआईआर का एक पहलू ये भी होता है, जीरो एफआईआर एक चीज होती है। मैं उस जीरो एफआईआर के बारे में आपसे जानना जीरो एफआईआर आपका टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, जो कि जुरिडिक्शन होता है, उसमें संबंधित ये कहा जाता है कि हमारा ये जो घटना है हमारे थाने से संबंधित नहीं है, आप दूसरे थाने में जाइए। उसको डिले प्रोसेस, डिले टैक्टिक्स किया जाता है और संबंधित एफआईआर नहीं दर्ज होती। तो आप इस पे किसी भी थाने में कहीं भी अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं और वो जीरो एफआईआर दर्ज की जाएगी और उसके बाद जिस थाने से संबंधित वो सूचना है या जुरिडिक्शन है उस पे वहां पे उसको भेज दिया जाएगा। यानी अगर एमपी का मामला है तो यूपी में जीरो एफआईआर या फिर अदर स्टेट में हम उसे करा सकते हैं। जी जी, करा सकते हैं संबंधित, लेकिन आपको प्रोसेस लॉ फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि आप किसी भी चीज को इलीगली तरीके से कराएं। आपकी मजबूरी होनी चाहिए या इतनी जरूरत होनी चाहिए, सीरियस ऑफेंस होना चाहिए। हर मामले में आप जीरो एफआईआर नहीं करा सकते। अच्छा, ठीक है। लोकेश कुमार हमारे साथ अगले दर्शक इस वक्त जुड़े हुए हैं। लोकेश कुमार जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए, क्या कहना चाहते हैं आप? सर, एक्चुअली बिल्कुल पॉइंट की बात करूंगा सर। एक्चुअली क्या है सर, मैंने एक कंसल्टेंसी में सर जॉब के लिए अप्लाई किया था। हाँ।
लगभग 4 मंथ पहले उनका प्रोसेस टाइम था सर एक्चुअली एब्रोड भेजने का। जी जी एब्रोड भेजने का उनका प्रोसेस टाइम है 45 से 60 डेज सर। हाँ। लेकिन अभी तक से वो घुमा ही रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं बताया सर। रिजल्ट ये कह रहे हैं कि अब आपकी फाइल रिजेक्ट हो चुकी है सर। लगभग 30,000 रुपए मैं खर्च कर चुका हूँ सर। मैं इस कंडीशन में क्या करूँ? 20,000 रुपए खर्च कर चुके हैं लोन आपने के लिए, 20,000 रुपए कहाँ पे खर्च किए हैं? सर कंसल्टेंसी में ले चुका है। कंसल्टेंसी वाला। आपको एक शिकायती पत्र अपने संबंधित थाने में देना पड़ेगा। अगर वो आपका पैसा या तो पैसा वापस नहीं कर रहे, क्या वजह है? वापस नहीं कर रहे, उन्होंने मना कर दिया कि आप कुछ मना कर दिया तो आप एक संबंध में एक शिकायती पत्र जिसको आप संबंधित थाने में दे सकते हैं जहां आप रह रहे हैं। चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको आपके सवालों का यहाँ पर जवाब मिला होगा। तो एफआईआर से जुड़े कानूनी प्रावधानों पर आज हमने चर्चा करी और बात करी कि एफआईआर एक जो पीड़ित होता है, जो परेशान होता है, उसका हक है कि वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके अपनी एफआईआर दर्ज कराए। और पुलिस के जितने भी अधिकारी हैं, पुलिस का काम ये है कि एफआईआर जरूर पुलिस ऑफिसर इज बाउंड अंडर सीआरपीसी टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द मैटर। वो बाउंड है। अगर आप लिख पढ़ नहीं सकते, लिख कर नहीं दे सकते, तो आपकी कंप्लेंट को वो स्वतः लिखेंगे। आप बोलेंगे और वो लिखेंगे, शिकायत करता बोलेगा और वो लिखना उनका कार्य है। लेकिन ये उनकी जिम्मेदारी जरूर बनती है कि वो एफआईआर जरूर नोट करें, लिखें। शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लीगल हेल्पलाइन में आज हमने बात करी एफआईआर से रिलेटेड क्या कुछ कानूनी प्रावधान है। कल फिर हाजिर होंगे आपसे जुड़ी किसी और समस्या के समाधान को लेकर। तब तक लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।